नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज पाठशाला में क्या क्या है और कौन कौन सी क्लास लगेगी। कांग्रेस की पहली लिस्ट आ गई है। और क्या यह लिस्ट नरेंद्र मोदी की 400 सीट जीतने का काम आसान कर रही है? राहुल गुस्से में है और मोदी चुनाव का तनाव ही नहीं ले रहे। ये चल क्या रहा है, आज इसका चैप्टर भी है। इसके अलावा लालू, महबूबा, उमर, केजरीवाल, इंडी गठबंधन के नए बवाल का चैप्टर भी आपके लिए लेकर आया हूं। फिर बात होगी कि प्रधानमंत्री मोदी की वो दीदी कौन है जिनके पास चुनाव 100% जिताने की चाबी है। पीएम मोदी की वो सीक्रेट फौज जो देश के विकास दर को रॉकेट बना देगी, आज उससे मिलवाऊंगा आपको। शाहजहां शेख के घर में सीबीआई घुस गई है। क्या क्या मिला है इसके बारे में बताऊंगा। बंगाल में छापे पर छापे, ममता सरकार की टेंशन बढ़ाने वाले एक्शन का चैप्टर भी लाया हूं। फिर बात होगी महाशिवरात्रि पर भगवान शिव का 4000 साल पुराना अनसुना रहस्य आपको बताऊंगा। मुस्लिम देश के भव्य मंदिर में वो हो गया कि आपको सुनकर शौक लगेगा, वो भी खबर लेकर आया हूं। धोखे से सैनिक बनाकर युद्ध लड़ने के लिए कौन भेज दे रहा युवाओं के भारत के युवाओं को। अगली बार विदेश जाने से पहले यह खबर जरूर देख लीजिएगा। और आखिर में फैक्ट फैक्टर होगा, वो जगह जहां इंसानों का नहीं सांपों का राज चलता है, वो जगह आपको दिखाऊंगा। लेकिन सबसे पहले दिन भर का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। दिल्ली के इंद्रलोक इलाके में सड़क के किनारे नमाज पढ़ने वालों के साथ बदतमीजी करने वाले पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है। इस पुलिसकर्मी के खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी लिया गया है। दिन में एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें एक पुलिसकर्मी सड़क पर नमाज पढ़ रहे लोगों के साथ बदतमीजी कर रहा था, जिसके बाद इलाके में लोग भड़क गए। इसे देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है। हालांकि अब इंद्रलोक में स्थिति सामान्य है। कर्नाटक शिक्षा विभाग ने रमजान के महीने में उर्दू स्कूलों के टाइम टेबल को बदलने का फैसला किया है। शिक्षा विभाग की तरफ से जारी निर्देश के अनुसार राज्य के सभी उर्दू स्कूल में पढ़ाई के समय को कम किया गया है। छात्रों को सुबह 10 बजे की बजाय 8 बजे बुलाया जाएगा, जबकि स्कूल की छुट्टी दोपहर 12:45 पर होगी। इसके अलावा दूसरे स्कूलों में भी मुस्लिम छात्रों को क्लास खत्म होने से आधे घंटे पहले छोड़ देने की अनुमति होगी। हरियाणा शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष ने अपनी टीम के साथ नूंह के एक स्कूल पर छापा मारा और नकल करा रहे 4 सुपरवाइजर्स को रंगे हाथ पकड़ लिया, जिन्हें पुलिस के हवाले कर दिया गया है। लगातार नकल की सूचना मिल रही थी। शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष फ्लाइंग स्क्वाड लेकर छापेमारी कर रहे थे। अभी तक नकल के 33 मामले दर्ज किए गए, जबकि इंग्लिश की परीक्षा रद्द कर दी गई। कोटा में प्रशासन की तमाम कोशिशों के बावजूद स्टूडेंट्स के सुसाइड का मामला नहीं थम रहा। इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर रहे एक और छात्र ने सल्फास खाकर आत्महत्या कर ली। भागलपुर के रहने वाले 16 साल के छात्र ने सुसाइड नोट में लिखा कि सॉरी पापा, मैं जेईई नहीं कर सकता। कोटा में इस साल स्टूडेंट सुसाइड का यह छठा मामला है, जबकि पिछले साल 29 स्टूडेंट्स ने सुसाइड की थी। छात्रों को समझना चाहिए कि जेईई न करने से जितना माता पिता को दुख नहीं होगा, उससे कहीं ज्यादा और असीम दुख आप सुसाइड करके माता पिता को देकर चले जाते हैं। इसलिए ऐसा मत किया कीजिए। इंफोसिस के को फाउंडर नारायण मूर्ति की पत्नी और इंफोसिस फाउंडेशन की अध्यक्ष सुधा मूर्ति को राष्ट्रपति ने राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्विटर हैंडल पर जानकारी देते हुए लिखा कि सुधा जी का सामाजिक कार्य, परोपकार और शिक्षा में योगदान प्रेरणादायक रहा है। सुधा मूर्ति ने भी प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि राज्यसभा में मनोनीत करना उनके लिए महिला दिवस का बड़ा उपहार है। तो यह हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। कांग्रेस की पहली लिस्ट आई। मोदी की 400 सीट का काम आसान हो गया क्या? राहुल गुस्से में दिखते हैं, लेकिन मोदी चुनाव का तनाव ही नहीं ले रहे। ये चल क्या रहा है? लालू, महबूबा, उमर, केजरीवाल, इंडी गठबंधन के नए बवाल का चैप्टर। सबसे पहले आज कांग्रेस ने लोकसभा चुनाव के लिए अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी है। लेकिन इस लिस्ट ने कांग्रेस के कॉन्फिडेंस को एक्सपोज कर दिया, क्योंकि अब जब लोकसभा चुनाव के लिए पहला वोट पड़ने में मुश्किल से 1.5 महीना बचा है, तब कांग्रेस अपनी पहली लिस्ट लेकर आई। अच्छा, एक तरह से सबसे लेट लेकर आई है, और उसमें भी सिर्फ 39 कैंडिडेट के नाम है, 39।
आप सोचिए बॉस, एक तरफ बीजेपी है जिसने एक हफ्ते पहले ही एक साथ एक झटके में 195 कैंडिडेट के नाम घोषित कर दिए, और एक तरफ कांग्रेस है जो इतने दिनों बाद कैंडिडेट की पहली लिस्ट लेकर आई तो उसमें भी 39 नाम, सिर्फ 39। सवाल यही है कि क्या कांग्रेस को चुनाव लड़ने के लिए कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं क्या, या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ने का कोई रिस्क नहीं लेना चाहता? आप नरेंद्र मोदी को हराने की बात कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 195 कैंडिडेट उतारे बैठे हैं, आप लास्ट में पीछे से एक तो आ रहे हैं और उसके बाद कितना 39 कैंडिडेट लेकर आए। कैसे हराइएगा बॉस, कहां है कॉन्फिडेंस? आप यह भी देखिए कि कांग्रेस ने जिन 39 उम्मीदवारों के नाम घोषित किए उनमें से ज्यादातर वो नाम हैं जो पिछली बार जीते थे। पहली लिस्ट में वो नाम हैं जिन्हें टिकट मिलना लगभग तय था। पहली लिस्ट में 39 सीटों में से 27 सीटें दक्षिण भारत की है। पहली लिस्ट में उत्तर भारत का सिर्फ एक राज्य छत्तीसगढ़ है। पहली लिस्ट में 39 नामों में से 15 नाम तो सिर्फ केरल से। अब आप सोचिए, ये इनकी पहली लिस्ट है, सिर्फ दक्षिण भारत के राज्य, और उसमें भी केरल से सबसे ज्यादा कैंडिडेट उतारे गए। अरे बॉस, सबसे ज्यादा सीट उत्तर प्रदेश में है। आदमी एक्सपेक्ट करता है कि उत्तर प्रदेश को लेकर मैसेज दीजिएगा, और ये तो इनका हाल है। पहली लिस्ट में राहुल गांधी का भी नाम है, और राहुल गांधी का नाम उसी वायनाड सीट से है जहां वो पिछली बार अमेठी के साथ साथ चुनाव लड़े थे। लेकिन अमेठी वो हार गए, तो वायनाड ही राहुल गांधी का सहारा बना था। इस बार काफी अटकलें चल रही थी कि राहुल गांधी वायनाड से चुनाव लड़ेंगे नहीं लड़ेंगे। ये सारी अटकलें आज खत्म हो गई और कंफर्म हो गया कि राहुल गांधी वायनाड से ही लड़ेंगे, क्योंकि एक तरह से राहुल गांधी की सेफ सीट मानी जाती है। जबकि लेफ्ट कह रहा था कि राहुल गांधी को वायनाड से नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वायनाड से लड़ने का मैसेज सही नहीं जाता। वायनाड की सीट पर लेफ्ट की तरफ से सीपीआई ने महासचिव डी राजा की पत्नी एनी राजा को टिकट दिया है। लेफ्ट का कहना था कि राहुल गांधी को वायनाड की जगह उत्तर भारत की किसी सीट से लड़ लेना चाहिए और बीजेपी को टक्कर देनी चाहिए। लेफ्ट का कहना था कि राहुल गांधी को केरल से चुनाव ही नहीं लड़ना चाहिए, क्योंकि वहां तो सीधी फाइट लेफ्ट और कांग्रेस की है, तो हम आपस में क्या लड़ें। लेकिन केरल में 15 कैंडिडेट, सबसे ज्यादा पहली लिस्ट में कैंडिडेट केरल में ही उतारे हैं कांग्रेस पार्टी। मतलब नरेंद्र मोदी को टक्कर देने निकले हैं, लेकिन अपने ही इंडी गठबंधन के साथियों को टक्कर देने वाली लिस्ट लेकर आए। राहुल गांधी को अभी वायनाड सीट ही सेफ लग रही है, और इसकी वजह भी है। दरअसल अगर आप देखेंगे कि 2019 में जो वायनाड की सीट थी, वहां पर हुआ क्या था, इसको देखिए, आपको समझ में आएगा कि क्यों राहुल गांधी वायनाड नहीं छोड़ना चाह रहे। 2019 वायनाड, जहां से राहुल गांधी इस बार भी कैंडिडेट हो रहे हैं, जीत का जो अंतर था ना राहुल गांधी के लिए, वो जीत का अंतर था 4,32,000 वोट का, 4.32 लाख वोट का। और इसलिए राहुल गांधी शायद ये सोच रहे होंगे कि लेफ्ट ने भले कैंडिडेट उतार दिया हो, लेकिन कम से कम यहां वो जीत सकते हैं। और अगर आप यही देखिएगा, अमेठी में क्या हुआ था इसी 2019 में, अगर बात करें तो 55,000 वोट से हार गए थे राहुल गांधी। तो हालांकि 55,000 वोट कोई बहुत बड़ी बात तो नहीं है, चाहते तो अमेठी लौट सकते थे, लेकिन अभी तक की लिस्ट में तो दिखा नहीं कि वो लौट रहे हैं। इस बार भी वायनाड की सीट राहुल गांधी ने इसलिए चुनी क्योंकि केरल में भले ही सरकार कभी लेफ्ट की कभी कांग्रेस की रहे, लेकिन वायनाड सीट पिछले 3 चुनाव से कांग्रेस के पास है और लेफ्ट से उसका वोट शेयर बहुत आगे रहता है। वायनाड सीट 2009 का अगर आप चुनाव देखिएगा, कांग्रेस को ऑलमोस्ट 50% वोट आया था। 2014 में 42% के करीब वोट आया, और 2019 में कांग्रेस का वोट बढ़ के 65% के करीब चला गया था। इसलिए राहुल गांधी वायनाड सीट को छोड़ना नहीं चाह रहे। हालांकि अभी राहुल गांधी के अमेठी से लड़ने का सस्पेंस खत्म नहीं हुआ है। हो सकता है आगे आने वाली लिस्ट में कांग्रेस अमेठी से राहुल गांधी के नाम का ऐलान कर दे। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी तो लगातार राहुल गांधी को अमेठी से चुनाव लड़ने का चैलेंज दे भी रही है। एक बार सुनिए स्मृति ईरानी को, फिर आपको बताऊंगा कि कांग्रेस की लिस्ट में एक नाम ऐसा कौन सा है जिससे कांग्रेस के दूसरे नेता डर गए। देखिए, जो कहते हैं कि अमेठी गांधी खानदान का गढ़ है, वो अपने ओर से एक कैंडिडेट देने में इतना समय क्यों लगा रहे हैं?
तो उनका लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ही आपको बताता है कि अमेठी अब कांग्रेस बैस्टियन नहीं रही है। अगर वो दो सीटों से लड़ते हैं तो इसका मतलब वो अमेठी से अपनी हार को ऑलरेडी चुनाव होने से पहले ही घोषित कर रहे हैं। मैंने तो ये कहा था कि अगर वाकई में उनके नेता में दम है तो बिना मायावती जी अखिलेश जी के सहारे के अकेले सिर्फ अमेठी से चुनाव लड़कर क्यों नहीं दिखाते? दूध का दूध पानी का पानी वही हो जाएगा। अमेठी से राहुल गांधी लड़ेंगे या नहीं ये तो आगे पता चलेगा, लेकिन अभी ये क्लियर है कि मोदी लहर में राहुल गांधी भी सेफ गेम खेल रहे हैं। कांग्रेस की आज की पहली लिस्ट के नाम कोई वैसे चौंकाने वाले नहीं है, जैसे तिरुवनंतपुरम से मौजूदा सांसद शशि थरूर को फिर से टिकट मिल गया, बेंगलुरु ग्रामीण से मौजूदा सांसद डीके सुरेश को टिकट मिल गया, छत्तीसगढ़ के कोरबा से मौजूदा सांसद ज्योत्सना महंत को फिर से टिकट मिला है। कांग्रेस की लिस्ट में सिर्फ एक नई बात हुई है और वो ये है कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है। भूपेश बघेल की लीडरशिप में ही कांग्रेस छत्तीसगढ़ का चुनाव हार गई थी। अब भूपेश बघेल को लोकसभा चुनाव में टिकट मिल गया है, लेकिन भूपेश बघेल को टिकट मिलने से कांग्रेस के उन बड़े नेताओं में घबराहट होगी जो नेता लोकसभा चुनाव में उतरना नहीं चाहते, जबकि कांग्रेस चाहती है कि उसके बड़े नेता लोकसभा चुनाव में उतरे, जैसे मध्य प्रदेश में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह और राजस्थान में अशोक गहलोत। छत्तीसगढ़ की राजनांदगांव सीट से भूपेश बघेल को टिकट दे दिया गया। वहां पर बीजेपी पहले ही कैंडिडेट घोषित भी कर चुकी है। राजनांदगांव में भूपेश बघेल बीजेपी के मौजूदा सांसद संतोष पांडे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। पिछली बार बीजेपी ने यह सीट 1,12,000 वोट के अंतर से जीती थी। यानी एक तरफ तो कांग्रेस इस कोशिश में है कि किसी तरह से उसकी पुरानी सीटें ही बच जाएं, और दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी हैं जो 400 पार का टारगेट लेकर चल रहे हैं। लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी के तूफानी प्रचार का कैलेंडर तैयार हो गया है। आप देखिए 25 मार्च के बाद पीएम मोदी अपने चुनावी अभियान को और तेज करने वाले हैं। देश भर में पीएम मोदी करीब 150 रैली और रोड शो करेंगे। इसमें से दक्षिण भारत में पीएम मोदी 35 से 40 चुनावी सभाएं करेंगे कहा जा रहा है। प्रचार में तमिलनाडु, तेलंगाना और केरल पर खास फोकस रहेगा। नामांकन के दिन पीएम मोदी का वाराणसी में रोड शो होने का भी कार्यक्रम है। लोकसभा चुनाव की बात हो या प्रचार के प्लान की बात हो, नरेंद्र मोदी एकदम रिलैक्स दिख रहे हैं। जैसे वो कोई बच्चा नहीं होता कि वो खूब पढ़े हुए, उसको पता कि अरे बॉस मैं तो पास ही हो रहा। आज दिल्ली में पहली बार नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड का आयोजन हुआ और इसमें पीएम मोदी पहुंचे तो अलग ही अंदाज में दिखे। उन्हें देख के लग ही नहीं रहा था कि लोकसभा चुनाव का जरा भी तनाव है उन्हें। वो डिजिटल क्रिएटर से मिले तो खूब हंसी मजाक कर रहे थे। जबकि आप हाल ही के दिनों में राहुल गांधी को देखिए, यात्रा के दौरान वो बहुत बार गुस्से में नजर आते हैं। कभी वो मोदी को वोट देने वाले वोटरों पर ही गुस्सा उतारने लगते हैं, कभी जय श्री राम के नारे पर नाराज हो जाते हैं। आपको याद होगा जब वो बनारस में थे तो भीड़ में खड़े एक पत्रकार पर भड़क गए थे। उधर नरेंद्र मोदी को देखिए, उन पर देश भी चलाने का प्रेशर है, पार्टी कैंपेन भी उन्हीं पर टिका है, टिकट फाइनल भी उन्हें ही करना है। इन सारी जिम्मेदारियों के बावजूद पीएम मोदी अपनी किसी भी रैली या किसी इवेंट में गुस्से या तनाव में बिल्कुल नहीं दिखते। आज प्रधानमंत्री यंग डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स के बीच में थे और उनके साथ बातचीत करते वक्त एकदम रिलैक्स, हंसी मजाक चल रहा है। एक बार आप देखिए पीएम मोदी का अंदाज, फिर आपको बताता हूं कि अपने थर्ड टर्म को लेकर पीएम मोदी ने आज फिर से क्या कहा इन युवाओं के सामने। मैं अपना बचपन का एक अनुभव बता दूं। मैं ट्रैवलिंग करता था बहुत, और कभी आरक्षण रिजर्वेशन तो कोई सोचना ही नहीं था। भीड़ बहुत होती थी अनरिजर्व डिब्बे में। तो मैं क्या करता था, देखता था कि यहां थोड़ा मौका है तो मैं किसी का हाथ पकड़ के शुरू करता देखना। तुरंत लोग मेरे लिए सीट की व्यवस्था करते थे, जरूर मौका मिलेगा। और हमारी हर प्रकार की सफाई में काम आ सकता है। इस चुनाव में भी सफाई होने वाली है। मैथिली नमस्ते। तो आज कुछ सुनाई दो और हो क्या? क्योंकि लोग मेरा सुन सुन के थक जाते हैं। बिल्कुल सर। अच्छा, थक जाते हैं ना? नहीं 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 मतलब बिल्कुल मैं आपको सुना। पीएम मोदी बार बार अपने थर्ड टर्म को लेकर कॉन्फिडेंट भी दिख रहे हैं। आज भी दिल्ली में जब ये नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड चल रहा था तो हल्के फुल्के अंदाज में लोगों से बात कर रहे थे, लोगों को रिलैक्स कर रहे थे।
उन्होंने डिजिटल क्रिएटर्स को गारंटी देते हुए कहा कि अगली बार भी वही शिवरात्रि पर यह कार्यक्रम करेंगे। एक बार सुनिए पीएम मोदी ने क्या कहा, फिर आपको बताऊंगा कि इस कॉन्फिडेंस के पीछे की सीक्रेट वजह क्या है। आप ये मत सोचिए कि आज का ये इवेंट इसके लिए है। और मैं आपको गारंटी देता हूं कि हो सका तो नेक्स्ट शिवरात्रि पर भी, या तो डेट कोई और हो सकती है, या ऐसा कार्यक्रम मैं ही करूंगा। लेकिन मैं लोकसभा चुनाव का विषय उस अर्थ में नहीं लाया हूं, क्योंकि मुझे भरोसा है मुझसे ज्यादा मेरे लिए आप मरते हैं। और आप मेरे लिए इसलिए मरते हैं क्योंकि मैं आपके लिए जीता हूं, और जो अपने लिए नहीं जीता है उसके लिए मरने वाले बहुत होते हैं जी। पीएम मोदी ने लोकसभा चुनाव जीतने का टारगेट भी बड़ा कर दिया। इस टारगेट को पूरा करने के लिए एनडीए का परिवार भी बड़ा करते चले जा रहे हैं। जैसे बिहार में नीतीश कुमार को साथ लेकर आए, यूपी में जयंत चौधरी को साथ ले आए, ओडिशा में नवीन पटनायक को साथ ला रहे हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू को साथ लेकर आ गए हैं, पंजाब में अकाली दल से बातचीत हो रही है। एनडीए भी बड़ा हो रहा है और बीजेपी का भी दायरा लगातार बढ़ा रहे हैं। हाल फिलहाल में दूसरे दलों के बड़े बड़े नेता बीजेपी में आ रहे हैं। सिर्फ यही नहीं, सीट शेयरिंग का मामला भी आसानी से निपटाया जा रहा है। महाराष्ट्र और बिहार दो ऐसे राज्य हैं जहां बीजेपी के साथी ज्यादा हैं और सीट कम। इन दोनों राज्यों में सहयोगियों की डिमांड ज्यादा है, इसलिए सबको लगता है कि सीट शेयरिंग में दिक्कतें आएंगी। लेकिन यहां भी अब मामला सेट हो जाएगा, क्योंकि बिहार में चिराग पासवान 6 सीट मांग रहे हैं। चिराग पासवान पर इंडी गठबंधन भी डोरे डाल रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि बीजेपी का ऑफर चिराग के लिए तैयार है और उन्हें 5 सीट देकर एनडीए में बनाए रखा जा सकता है। एक तरफ मोदी का परिवार मजबूत हो रहा है, उधर इंडी गठबंधन का परिवार बिखरता चला जा रहा है। कल ही पीएम मोदी जम्मू कश्मीर गए और आज जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन खत्म हो गया। आज उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती ने अलग और अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी के बीच सीट शेयरिंग पर बात ही नहीं बन पाई, क्योंकि उमर अब्दुल्ला कश्मीर में पीडीपी के लिए 3 में से एक भी लोकसभा सीट छोड़ने को तैयार नहीं है कि ना हम नहीं देंगे इनको। उमर अब्दुल्ला आज साफ कह दिए कि पीडीपी तो तीसरे नंबर की पार्टी है, उसे तो सीट मांगने का कोई अधिकार ही नहीं है। उमर के इस ऐलान के बाद महबूबा मुफ्ती ने भी अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद सियासी लड़ाई लड़ने के लिए महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला साथ आए थे। दोनों नेताओं ने अपनी सियासी दुश्मनी बुलाकर गुपकार गठबंधन बनाया था। लेकिन अब दोनों पार्टियों के नेताओं को समझ आ गया है कि 370 के मुद्दे पर ना तो वोट मिलेंगे और ना ही इस मुद्दे पर कोई दम बचा है। इसलिए अब दोनों पार्टियां एक दूसरे को दोषी ठहराकर गठबंधन तोड़ने की बातें कर रही हैं। एक बार उमर अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती को सुन लीजिए क्या हाल हो गया है इस सो कॉल्ड इंडी गठबंधन का। फिर आपको बताऊंगा कि पीएम मोदी के को लेकर कैसे आपस में इंडी गठबंधन में और भिड़ंत हुई है। तो मैंने पहले ही आपसे कहा ना, जो तीसरे नंबर पे आए उनको सीट मांगने का कहां से हक बनता है, और वो तीसरे नंबर पे तब आए जबकि पूरी जमात उनके साथ थी। आज जिन्होंने उनको तीसरे नंबर पे लाया उनमें से कितने लोग आज पीडीपी में हैं? मतलब ये कहां का इंसाफ। और वैसे भी मुझे ये बता, अब मैं आपसे ये क्लियर करूं ना, अगर मुझे इंडिया अलायंस में जाने से पहले यह कहा गया होता कि इंडिया अलायंस में हमें अपने आप को कमजोर करना है इंडिया अलायंस के किसी दूसरे मेंबर के लिए, मैं शायद कभी इंडिया अलायंस में जाता ही नहीं। देखिए पीडीपी आउट ना, पीडीपी को हमने आउट नहीं किया, हालात ने पीडीपी को जो है इस इलेक्शन से आउट रखा। नहीं, वो तो आपने उमर साहब ने खुद कहा कि अलायंस में है ही नहीं, तो वो तो मैंने तो कुछ नहीं, मैं तो चाहती थी कि हम पीएचडी बिल्कुल बरकरार रहे, आगे चलती रहे, पर उन्होंने तो खुद कहा
उन्होंने जो सीटों का कहा वो तो कहा, पर उन्होंने कहा कि ये तो अलायंस में है ही नहीं। पीडीपी सिचुएशन की वजह से अलायंस से बाहर हो गई है। तो आप खुद ही समझ सकते हैं कि पीएचडी को तोड़ने का काम, पीएचडी को खत्म करने का काम, लोगों की आखिरी उम्मीद को खत्म करने का काम कहां से हुआ। हमने तो नहीं किया, हम तो नहीं चाहते हैं। तो ये तो गठबंधन निपट गया। इंडी गठबंधन में तो सीट शेयरिंग में इतना बवाल मचा है बॉस, लेकिन बीजेपी कैसे काम करती है उसे उन लोगों ने समझा जो लोग इंडी गठबंधन से एनडीए में आए। जैसे आरएलडी के जयंत चौधरी ने बताया कि कैसे उनका बीजेपी से कांटेक्ट हुआ और एक हफ्ते में ही सारी बातचीत फाइनल हो गई, जबकि इंडी गठबंधन में महीनों तक चीजें फाइनल नहीं हुई। जयंत चौधरी ने टाइम्स नाउ नवभारत की एडिटर इन चीफ नाविका कुमार के साथ इंटरव्यू में क्या कहा, एक बार सुनिए, फिर बताता हूं कि कैसे कांग्रेस ने आज मान लिया कि उनके गठबंधन का मामला अब भी कई राज्यों में फंसा हुआ है। उन्होंने बैठकें की, बातचीत की, क्या रास्ता निकलेगा, लेकिन मैं आपके साथ ये साझा कर सकता हूं कि उन बैठकों में चाय नाश्ता अच्छा रहा, लोगों ने अपनी बात रखी, सबको आज़ादी थी कि अपनी बात रखें, विचार रखें, लेकिन कोई उन चीज़ों का कोई निचोड़ निकल के नहीं आया, कोई उससे कोई परिणाम ऐसा नहीं दिखाई दिया कि अब चुनावी समर में, चुनाव के मैदान में हम अब इन मुद्दों को लेके जाएंगे जो राष्ट्र के अहम मुद्दे हैं, जिनसे जनता का सीधा जुड़ाव है। इस हिसाब से चुनाव लड़ा जाएगा। सीट शेयरिंग दिसंबर के पहले हो जानी चाहिए थी। कोई एक साझा बयान कि ये हमारा कार्यक्रम है, साझा कार्यक्रम, अब उसे आप कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कह लीजिए या मैनिफेस्टो कह लीजिए या कोई एक संकल्प पत्र कह लीजिए या कोई जॉइंट कार्यक्रम, जो विधानसभा चुनाव हुए मध्य प्रदेश के, राजस्थान के, उसके पहले एक डिमांड थी और एक्सपेक्टेशन थी, उम्मीद थी कि हम लोग एक मंच साझा करेंगे और जो बंद कमरे में बातचीत हो रही है वो जनता के बीच उन बातों को ले जाएंगे। जब ये सब नहीं हुआ, नया साल शुरू हो गया, तो अपने आप में एक मायूसी सी छाई हुई थी। जो प्रचार था वो अलग था, लोग दिखाते थे कि कई बार मेरी बीजेपी से बात होती थी, नहीं होती थी। मैं आपको जब बता रहा हूं कि मैं ईमानदारी से उनके साथ था, मेरी कहीं किसी बीजेपी के लीडर से पिछले 10 साल में कोई किसी स्तर पे बातचीत नहीं हुई कि हम लोग साथ आ सकते हैं क्या। तो जब वो कोशिश ही नहीं थी, और अब ये सब हुआ एक हफ्ते के अंदर, एक हफ्ते के अंदर किसने किसको अप्रोच किया, अब ये बातें नहीं बताई जाती। अब आप सोचिए, इंडी गठबंधन नरेंद्र मोदी को हराने उतरा है। जयंत चौधरी जो इंडी गठबंधन का पार्ट हुआ करते थे, वो खुद ही कह रहे हैं कि महीनों इनसे सीट ही तय नहीं हुई और बीजेपी ने एक हफ्ते में सब करके डील डन कर दी। बीजेपी 195 कैंडिडेट की लिस्ट निकाल रही है, कांग्रेस 39 निकाल रही है। फिर कैसे हराइएगा बॉस? फिर ईवीएम को गाली दीजिएगा, पत्रकारों को गाली दीजिएगा, काम अपना करते नहीं है। अच्छा, कांग्रेस कह रही है कि उसके गठबंधन का मामला अभी भी कई राज्यों में खुद फंसा हुआ है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने क्या कहा है वो सुनिए, फिर आपको पीएम मोदी की सीक्रेट फौज के बारे में बताऊंगा। Maximum possible way to go with India alliance everywhere, but still there are little bit issues like West Bengal, somewhere in Assam like situation is there. We are trying to sort it out, that issue also. Congress party is very clear. We are here for reducing the BJP seats in a maximum level. ये कह रहे हैं कि हम बीजेपी की सीट घटाने आए हैं। बॉस, प्रॉब्लम ही यही है, अपनी बढ़ाइए ना, ये दूसरे की लकीर मिटा रहे हैं, अपनी लंबी खींच नहीं पा रहे, क्या कीजिए। और पाठशाला में अब आपको अगली क्लास दिखाता हूं। प्रधानमंत्री मोदी की वो दीदी जिनके पास चुनाव 100% जिताने की चाबी है, पीएम मोदी की वो सीक्रेट फौज जो देश के विकास दर को रॉकेट बना देगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन और दावों को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते हैं। पीएम मोदी पहले टारगेट सेट करते हैं और फिर उसे पूरा करने के लिए पूरी ताकत लगा देते हैं, जिसको जो कहना है वो कहता रहे। और फिर बात चाहे देश की इकोनॉमी की हो या फिर चुनाव में जीत की, पीएम मोदी हमेशा बड़ा टारगेट सेट करते हैं। पीएम मोदी ने फिलहाल 2 टारगेट सेट किए हैं, पहले देश की इकोनॉमी को दुनिया में टॉप 3 में लाना और 2024 के लोकसभा चुनाव में 400 सीट जीतना। इसके लिए पीएम मोदी के पास ऐसी सीक्रेट फौज है जिसके सहारे ये दोनों टारगेट पूरे हो सकते हैं। आपको भी लग रहा होगा कि ये कौन सी फौज है भाई?
जो दोनों काम कर देगी कि चुनाव भी जिता देगी और भारत की अर्थव्यवस्था भी चमका देगी। लोकसभा चुनाव में 400 सीटों के लिए कम से कम 50% वोट चाहिए होगा। आप अंदाजा लगाइए कि क्या वो फौज हिंदू वोट बैंक है जो ऐसा कर सकती है, लाभार्थी वर्ग है क्या, ओबीसी वर्ग है क्या? इन सारे वर्गों का वोट तो पीएम मोदी को ऑलरेडी मिल ही रहा है और पिछले चुनावों में यह देश देख भी चुका है। लेकिन 2024 में 400 सीटों का टारगेट पूरा करने वाली फौज वो है जिसे पीएम मोदी ने घर का मालिक बना दिया, जिसे पीएम मोदी ने गैस सिलेंडर दिया, जिसके घर में पीएम मोदी ने बिजली पहुंचाई, जिसे पीएम मोदी ने बराबरी का अधिकार दिया, जो पीएम मोदी की प्रायोरिटी लिस्ट में टॉप पर हैं, और वो है देश की नारी शक्ति। देश की नारी शक्ति किस तरह से पीएम मोदी के 400 सीट के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगी। प्रधानमंत्री की वो दीदी कौन है जो 100% चुनाव जिताने और देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाने की ताकत रखती हैं। आज आपको उनके बारे में बताने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले आप यह देखिए कि पीएम मोदी के मन में देश की नारी शक्ति के प्रति कितना सम्मान है। आज ही देखिए विमेंस डे भी है और आज की ही तस्वीर दिखा रहा हूं। आज पीएम मोदी ने नेशनल क्रिएटर्स अवार्ड दिए और इस दौरान देश भर से अलग अलग फील्ड के डिजिटल क्रिएटर्स को सम्मानित किया। समारोह के दौरान एक महिला विजेता ने पीएम मोदी का पैर छूने की कोशिश की, लेकिन पीएम ने उसे रोका और खुद उनकी पैर की तरफ झुक गया। एक बार आप सुनिए प्रधानमंत्री को, आप समझ पाएंगे कि नारी शक्ति के लिए पीएम मोदी के क्या विचार है। फिर आगे की बात बताता हूं। ओहो बाबा, आप पैर नहीं छूए। देखिए कैसे पॉलिटिक्स में पता नहीं देश में परंपरा बन गई, लोग पैर छूते हैं। कला जगत में पैर छूना उसका भाव अलग है, लेकिन मैं बहुत डिस्टर्ब हो जाता हूं और उसमें भी अब कोई बेटी। यानी प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि उन्हें अच्छा नहीं लगता कोई पैर छू रहा है तो, और बेटी ही पैर छू रही है। कुछ लोगों को लग सकता है कि पीएम मोदी ने चुनाव को ध्यान में रखकर यह सब कर दिया होगा। बॉस, आपको यही लग रहा है कि पीएम मोदी को ऐसे प्रचार की जरूरत है? अभी भी इस तरह के फोटो ऑप की जरूरत है क्या उनको, जितनी मोदी लहर चलती दिख रही है उसके बावजूद? आप पुरानी तस्वीरें याद कीजिए, ये तो चुनाव के बहुत पहले की हैं। ये तस्वीर देखिए, साल 2016 की है। छत्तीसगढ़ में एक कार्यक्रम के दौरान पीएम मोदी ने 104 साल की महिला के पैर छुए थे। इस महिला ने घर में शौचालय बनवाने के लिए अपनी बकरी बेच दी थी। इसी तरह से साल 2021 में पीएम मोदी ने वाराणसी में दिव्यांग महिला के पैर छुए थे। साल 2022 में पीएम मोदी ने आंध्र प्रदेश में स्वतंत्रता सेनानी की बेटी के पैर छुए थे। कितने ही मौके हैं बॉस जब पीएम मोदी ने महिलाओं के पैर छूकर आशीर्वाद लिया है। और आज भी पीएम मोदी ने भारत की नारी शक्ति की तारीफ करते हुए कहा कि भारत की महिलाओं की वजह से संसार चल रहा है। सुनिए एक बार प्रधानमंत्री को, उसके बाद बताऊंगा कि क्यों देश की महिला ब्रिगेड पीएम मोदी के 400 सीटों के टारगेट को पूरा करने में मदद करेगी और देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बना देने वाली ये फौज और प्रधानमंत्री की दीदी कौन है वो भी बताऊंगा। आप में से कोई थोड़ा क्रिएटिव माइंड के साथ सुबह से रात तक मां क्या करती है उसी को थोड़ा रिकॉर्ड करके उसको एडिट करके रखें। देखने वाले उस परिवार के बच्चे चौंक जाएंगे, अच्छा मां इतना काम करती है। एक साथ करती हैं। ये वेस्टर्न लोगों की जो सोच है ना कि भारत में वर्किंग वुमेन नहीं है, अरे भाई वर्किंग वुमेन छोड़, भारत में महिला है तभी तो संसार चल पा रहा है जी। पीएम मोदी पर देश की महिलाओं का भरोसा कैसे बढ़ा है वो पिछले 2 लोकसभा चुनाव के नतीजों से आपको बताता हूं। और ये लगातार बढ़ता जा रहा है और उसकी वजह है कि महिलाओं को दिख रहा है कि नरेंद्र मोदी उनके लिए कैसे समर्पित होकर काम कर रहे हैं। महिला वोट आप देखिए, महिला वोट 2014 के चुनाव में, यह बीजेपी के लिए बता रहा हूं, नरेंद्र मोदी के नाम पर जो महिला वोट पड़ा, 29% महिलाओं का वोट बीजेपी को गया था 2014 में, जब नरेंद्र मोदी पहली बार प्राइम मिनिस्टर बने। 2019 में यह बढ़कर 36% हो गया, यानी 7% का जंप। और इसकी वजह से 2014 से 2019 तक पीएम मोदी के महिलाओं के लिए काम है, जिसकी वजह से यह जंप दिख रहा है। इससे कोई हवा में जो है वो वोट नहीं देता। दिसंबर 2023 में 3 राज्यों का चुनाव जीतने के बाद पीएम मोदी ने कहा भी था कि
कि देश की नारी शक्ति अगर किसी का सुरक्षा कवच बन जाए तो कोई भी ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। एक बार सुनिए प्रधानमंत्री की बात, फिर वो योजनाएं बताऊंगा जो देश की महिलाओं को आत्मनिर्भर बना रही हैं। कौन है वो दीदी जो नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताने के लिए काम करेंगी या देश की अर्थव्यवस्था को रॉकेट बनाएंगी, उसके बारे में बताऊंगा। साथियों, मैं आज विशेष रूप से देश की नारी शक्ति का अभिनंदन करूंगा। रैलियों में मैं अक्सर कहता था कि इन चुनावों में नारी शक्ति ये ठान कर निकली है कि भाजपा का परचम लहराएगी। अब आप डिटेल में समझिए कि देश की नारी शक्ति पीएम मोदी के साथ खड़ी क्यों है। क्योंकि महिलाओं को अमूमन साइलेंट वोटर माना जाता है, वो अपनी राय वोट के जरिए ही जाहिर करती है। आपको पीएम मोदी की योजनाओं के बारे में एक एक करके बताऊंगा। सबसे पहले वो योजना जो नरेंद्र मोदी और देश दोनों के लिए जबरदस्त परिणाम दे रही है, लखपति दीदी योजना, जो पीएम मोदी का एक तरह से ड्रीम प्रोजेक्ट है। 15 अगस्त 2023 को पीएम मोदी ने लखपति दीदी योजना की बात की थी। इस योजना के जरिए महिलाओं को फाइनेंशियल और स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी जाती है। योजना का लाभ लेने के लिए महिलाओं का सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है। देश में करीब 83 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। महिलाओं को योजना के तहत कई तरह के स्किल सिखाए जाते हैं। एलईडी बल्ब बनाने से लेकर ड्रोन तक की ट्रेनिंग महिलाओं को दी जाती है। वर्कशॉप के जरिए बिजनेस प्लान, मार्केटिंग, बजट, सेविंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में बताया जाता है। डिजिटल बैंकिंग सर्विस जो है, मोबाइल वॉलेट और फोन बैंकिंग की जानकारी दी जाती है। उसके बाद महिलाओं को अपना बिजनेस शुरू करने के लिए 1 से लेकर 5 लाख रुपए की आर्थिक मदद दी जाती है। इससे महिलाएं इतनी आत्मनिर्भर हो जाती हैं कि वो सालाना कम से कम 1 लाख रुपया कमा लेती हैं। सालाना 1 लाख रुपए से ज्यादा कमाने वाली महिलाओं को ही लखपति दीदी कहा जाता है। इस योजना के तहत अभी तक 1 करोड़ महिलाएं लखपति दीदी बन चुकी हैं और सरकार का लक्ष्य है कि अगले 3 साल में 3 करोड़ महिलाओं को लखपति दीदी बना देना है। लखपति दीदी योजना के बारे में पीएम मोदी का कहना है कि जब महिलाएं सक्षम बनती हैं, आत्मनिर्भर बनती हैं, तो पूरे देश पर उसका असर पड़ता है। मुझे याद है, हम लोग अभी पत्रकारों को प्रधानमंत्री ने दिवाली मिलन कार्यक्रम में बुलाया था, तो मैं भी गया था वहां पर, मुझे भी बुलाया था। तो वहां पर भी प्रधानमंत्री ने लखपति दीदी की बात कही और कहा था कि इससे समझिए कि देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। जब महिलाएं सशक्त हो रही हैं, महिलाएं कमा रही हैं, खर्च कर रही हैं, तो आप सोचिए देश की अर्थव्यवस्था पर कितना असर पड़ेगा। और नरेंद्र मोदी एक तरह से देश की अर्थव्यवस्था को इतनी मजबूती देके जा रहे हैं, कल वो नहीं भी प्राइम मिनिस्टर होंगे और ये लखपति दीदियां होंगी तो देश की अर्थव्यवस्था की गाड़ी दौड़ती चली जाएगी। देश की विकास दर पर भी असर पड़ता है। सुनिए पीएम मोदी को, फिर आपको बताऊंगा कि कैसे लखपति दीदी योजना से अलग अलग राज्यों में महिलाओं को बड़ा फायदा हुआ है। साथियों, मैंने देश की 2 करोड़ बहनों को लखपति बनाने की गारंटी दी थी। बीते वर्षों में जब मैंने हिसाब किताब लगाना शुरू किया तो मुझे प्राथमिक जो जानकारी मिली है, अब तक हम 1 करोड़ बहनें लखपति दीदी बन चुकी है। हमारे देश में सेल्फ हेल्प ग्रुप में काम करने वाली 1 करोड़ बहनें जब लखपति दीदी बनती है ना, तो नीचे धरती कितनी बदल जाती है दोस्तों। अब इस बजट में हमने लखपति दीदी बनाने के लक्ष्य को और बढ़ा दिया है। अब 2 करोड़ के बजाय 3 करोड़ बहनों को लखपति दीदी बनाया जाएगा।
लखपति दीदी योजना से अलग अलग राज्यों की महिलाओं को फायदा हुआ है और अगर उसके आंकड़े आपको बताऊं, सबसे ज्यादा आंध्र प्रदेश की महिलाओं को फायदा हुआ। आंध्र प्रदेश में 13,56,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी, बिहार में 11,16,000, बंगाल में 10,11,000 महिलाएं लखपति दीदी बनी, मध्य प्रदेश में 9,54,000 और उत्तर प्रदेश में 6,68,000 लखपति दीदी बनी। लखपति दीदी योजना का लाभ महिलाओं को सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए मिलता है और केंद्र सरकार ने 2013-14 से अब तक 6,96,000 करोड़ रुपए सेल्फ हेल्प ग्रुप को दिए। लखपति दीदी योजना के तहत महिलाओं को ड्रोन की भी ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके अलावा ड्रोन दीदी नाम की एक और योजना पीएम मोदी ने नवंबर 2023 में शुरू की थी। ड्रोन दीदी योजना का मकसद खेती बाड़ी के काम में ड्रोन टेक्नोलॉजी को बढ़ाकर उसे मॉडर्न खेती की तरफ ले जाना है। साथ ही योजना के जरिए मानव श्रम के खर्च, समय और पानी के संसाधनों की भी बचत होती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए क्या करना होता है वो भी आपको बताता हूं। महिला का सेल्फ हेल्प ग्रुप से जुड़ा होना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन के लिए इंटरव्यू पास करना होता है, फिर 15 दिन तक ड्रोन उड़ाने की ट्रेनिंग मिलती है। ड्रोन के जरिए फसल पर कीटनाशक का छिड़काव होगा। ड्रोन पायलट को हर महीने 15,000 रुपए मिलेंगे। ड्रोन खरीदने पर लागत का 80% या 8 लाख रुपए मिलेंगे। यानी आप सोचिए कि गांव गांव में पीएम मोदी टेक्नोलॉजी के जरिए महिलाओं की जिंदगी आसान करने की कोशिश कर रहा है। मतलब फ्री में दे दे के योजना चुनाव जीतने वाला हिसाब नहीं है। उनको मजबूत बना दो। कल मैं पीएम रहूं, कोई और पीएम रहे, देश का बेस इतना मजबूत हो गया कि जो भी पीएम है उसको बस थोड़ा काम करेगा, काम चलता रहेगा देश का। इन योजनाओं के हर वर्ग और धर्म की महिलाओं का लाभ मिला है। इन योजनाओं का पीएम मोदी की उस सोच को भी समझिए जिसका सीधा फायदा महिलाओं को हुआ। गरीब और ग्रामीण महिलाओं का घर का सपना भी पूरा हुआ। पीएम आवास योजना के तहत अब तक 3 करोड़ घर बने, इसमें 70% घर महिलाओं के नाम पर। उज्ज्वला योजना के तहत 10 करोड़ 27 लाख महिलाओं को गैस सिलेंडर मिला। उज्ज्वला योजना के तहत 300 रुपए की सब्सिडी भी जारी रहेगी। जनधन योजना के तहत खुले जो बैंक अकाउंट हैं उनमें 56% अकाउंट महिलाओं के खुले। यानी नरेंद्र मोदी का विजन क्लियर है कि विमेंस डे नहीं मनाना है, विमेंस ईयर मनाना है। पूरे साल महिलाओं के लिए काम करते जाओ। महिलाएं सशक्त होंगी, देश अपने आप सशक्त हो जाएगा। आज ही पीएम मोदी ने घरेलू गैस के दाम भी 100 रुपए कम करने की घोषणा कर दी। यानी उज्ज्वला योजना के साथ साथ सामान्य गैस सिलेंडर भी सस्ता हो गया। घर दिया, गैस सिलेंडर दिया, महिलाओं की 2 सबसे बड़ी समस्याओं का समाधान कर दिया। यह भी तो लाभार्थी वर्ग ही हुआ, बस फर्क इतना है कि इस वर्ग में सिर्फ महिलाएं।